प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं उनके लेखक। गारसा द तासी, इस्तवार द ला लितियतुर इंदोई हिंदुस्तानी। इस्तवार का अर्थ है इतिहास, द ला लितियतुर का अर्थ है साहित्य, इंदोई जो शब्द है हिंदू जनता की हिंदी के लिए है, ए हिंदुस्तानी मुस्लिमों द्वारा प्रयुक्त हिंदी प्लस उर्दू। गारसा द तासी द्वारा लिखित पुस्तक इस्तवार द ला लितियतुर इंदोई हिंदुस्तानी, यह इतिहास ग्रंथ में 2 संस्करण और 5 भागों में प्रकाशित है। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं और द्वितीय संस्करण के 3 भाग हैं। प्रथम संस्करण के प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ और प्रथम संस्करण के सेकंड भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। गारसा द तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लितियतुर इंदोई हिंदुस्तानी के प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं और प्रथम संस्करण के प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ और प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। फिर आता है इनकी पुस्तक का द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण 3 भाग में डिवाइड है। द्वितीय संस्करण के प्रथम एवं द्वितीय भाग का प्रकाशन 1870 में और तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 में हुआ। इस ग्रंथ में द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड यानी प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित करवाया गया। इस पुस्तक को लिखने में 66 यानी 66 पुस्तकों की मदद ली गई, जिसमें हिंदी की केवल 11 थी। पॉइंट टू बी नोटेड, इस्तवार द ले लितियतुर इंदोई हिंदुस्तानी को लिखने में टोटल 66 पुस्तकों की मदद ली गई है, जिसमें हिंदी की केवल 11 थी। 1953 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा इस्तवार द लितियतुर इंदोई हिंदुस्तानी के ग्रंथ में आए हुए हिंदी कवियों एवं लेखकों के विवरण हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु F.A. फैलन के सहयोग से तबकात उ शशूरा तथा तज़किरा इ शशूरा इ हिंदी में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा, परंतु यहाँ भी नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। फ्रेंच तथा उर्दू के इन तीनों संस्करणों को सम्मिलित कवियों की संख्या का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। फ्रेंच संस्करण में कुल कवि हैं 738, हिंदी के 72 कवि हैं। उर्दू संस्करण में कुल कवि हैं 1004, जिसमें हिंदी के 60 कवि हैं। हिंदी संस्करण में टोटल कवि हैं 358, जिसमें हिंदी के कवि हैं 220। अब फ्रेंच संस्करण के लेखक जो है वो है गारसा द तासी और उर्दू संस्करण का लेखक जो है मौलवी करीमुद्दीन ने अपने उर्दू संस्करण करके F.A. फैलन है। मौलवी करीमुद्दीन का नाम आता है, F.A. फैलन है इसके। और हिंदी संस्करण के लेखक तो वो है क्या नाम था उनका, लक्ष्मी सागर वैष्णव। आगे है हिंदी साहित्य के वृद्ध एवं दीर्घकालीन इतिहास को सूत्रबद्ध रूप से लिखने वाले प्रथम इतिहासकार गारसा द तासी 1794 से 1878 फ्रांस थे। गारसा द तासी से ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक गारसा द तासी थे, यह तो निर्विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह मात्र कहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गारसा द तासी का जो पुस्तक है उसे वृत्त संग्रह मात्र कहा है। यह इतिहास लेखन का प्रयास तो जरूर था, परंतु कवि वृत्त संग्रह मात्र था, क्योंकि काल कर्म के अनुसार न होकर वर्ण क्रम अनुसार पद्धति पर आधारित था। पॉइंट टू बी नोटेड, वशिष्ठ ने एक विदेशी विद्वान फ्रांसीसी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखने का प्रयास किया गया, जिससे भारतीय विद्वानों को भी साहित्य इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। पहली बार इसी ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण
वर्णानुक्रम पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इतिहास लेखन का यह प्रथम प्रयास इतिहास लेखन की नवीन दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए दृष्टि से श्लाघ्य है। कमियां: ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ग्रंथ में कवियों लेखकों को आकारदी वर्ण क्रम अनुसार स्थान दिया गया है, जिसका प्रयोग प्राय कोश निर्माण में होता है। तटस्थता, पर्यवेक्षण एवं वर्गीकरण की क्षमता का नितांत अभाव है। ग्रंथ में सर्वप्रथम कवि का नाम अंगद तथा अंतिम कवि का नाम हेमंत उल्लिखित है। पॉइंट टू बी नोटेड। ग्रंथ में सर्वप्रथम कवि का नाम अंगद और अंतिम कवि का नाम हेमंत उल्लिखित है। फिर आ जाता है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। साहित्य इतिहास लेखन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कृति है शिव सिंह सरोज। इसकी रचना कोथा निवासी शिव सिंह सेंगर ने 1883 में की। इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। इसमें 1000 कवियों का जीवन चरित्र, साहित्यिक कृतियों के नाम एवं काव्य के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस ग्रंथ के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के उदाहरण संग्रहित हैं तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों के जीवन चरित्र आकारादि क्रम में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी है। इसमें 687 कवियों का तिथि क्रम लिखा गया है। 283 कवियों की तिथियां नहीं दी गई है और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। 1000 से अधिक कवियों के परिचय दिए जाने के कारण इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। अनेक कमियों के बावजूद इस ग्रंथ में तत्कालीन समय की कविताओं को एक स्थान पर संग्रहित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। इस ग्रंथ में कवियों के जन्मकाल, रचनाकाल और मृत्युकाल का भी उल्लेख है। कमियां: जिन कवियों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है उनमें अधिकांश कवि संदिग्ध हैं। इस ग्रंथ में पुष्य दत्त पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना तथा आदिकाल की प्रारंभिक सीमा को विक्रमी संवत 770 तक मान लिया गया। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार रख दिया गया। वर्णित तिथियां बिना किसी तथ्य के केवल अनुमान पर आधारित हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसमें तो नॉर्दर्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम। पॉइंट बी नोटेड। सर अब्राहम ग्रिसन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन हिंदी साहित्य के प्रथम वास्तविक इतिहासकार हैं। ग्रिसन द्वारा रचित ग्रंथ का प्रकाशन विलियम जोन्स द्वारा 1784 में कलकत्ता में स्थापित द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशित पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में हुआ, परंतु एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 में हुआ 1889 में। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि प्रयुक्त ग्रिसन हैं। अब ग्रिसन के इतिहास की विशेषताएं देख लेते हैं। ग्रिसन के इतिहास की विशेषताएं। डॉक्टर ग्रिसन ने हिंदी साहित्य और भाषा के अधिकांश प्रमुख और अप्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम के आधार पर साहित्य को वर्गीकृत एवं विश्लेषित किया। डॉक्टर ग्रिसन ने इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा कृत से ली। इस ग्रंथ में समावेशित 951 कवियों में से 886 जो कवि हैं वो शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। केवल 65 कवि ही अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का मानना है कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया।
इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार संयोजित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया गया। पॉइंट टू बी नोटेड। इस इतिहास में पहली बार संयोजित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया गया। ग्रेसन ने साहित्य के इतिहास में विभिन्न प्रवृत्तियों का परिचयात्मक रूप तो प्रस्तुत किया ही है, साथ ही साथ प्रतिपादन भी किया है कि समय परिवर्तनशीलता के कारण रचनाओं की चिंतन धारा भी बदलती रही। इस इतिहास ग्रंथ में प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी, फारसी तथा उर्दू के कवियों को हिंदी साहित्य से पृथक किया गया। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी में के युग भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानना ग्रेसन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इतिहास लेखन में तुलनात्मक लेखन की शुरुआत का श्रेय भी ग्रेसन को जाता है। इन्होंने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। पॉइंट मिनट। इन्होंने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। काव्य में वर्णित रस को ग्रेसन स्टाइल अथवा शैली कहते हैं। ग्रेसन ने भारत देश के लिए तथा हिंदी भाषा के विकास के 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने जो लिखी है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888। यह जो ग्रंथ है 12 अध्यायों में विभाजित है तथा मूलतः अंग्रेजी भाषा में है। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से 1909 भाषा एवं बोलियों के खोज के संबंध एवं छानबीन का इतना विशाल, व्यवस्थित एवं विस्तृत प्रयत्न किसी देश में नहीं किया गया। अंग्रेजी भाषा में यह 11 जिल्दों में प्रकाशित है। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण ये भी उसी की पुस्तक है। तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन। तुलसीदास पर इन्होंने कुल 12 निबंध लिखे, जिनका सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण प्राच्य विशारद सभा वियना में किया गया। ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनके द्वारा कालखंडों के रूप में किया गया यह विभाजन तार्किक और वैज्ञानिक प्रतीत नहीं होता। इस लेखन में इतिहासकार ने स्वच्छंदता से काम लिया है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन की कुछ अन्य मान्यताएं जो विवादास्पद हैं वो इस प्रकार हैं। भक्ति काल आंदोलन का मूल कारण इन्होंने ईसाइयत में ढूंढा है और फिर विद्यापति को घोर श्रृंगारी कविताओं को भक्ति परक साबित किया है। तीसरा, इन्होंने बिहारी के काव्य शिल्प से अभिभूत होकर उसे यूरोप के तमाम कवियों से बेहतर साबित कर दिया। चौथा, इन्होंने भाषा के स्तर पर उर्दू को विदेशी भाषा माना, जबकि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उर्दू का संबंध तो हिंदी से है। फिर काल विभाजन एवं नामकरण में यादृच्छिकता, स्वेच्छा को महत्व दिया इन्होंने। नेक्स्ट हम मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ेंगे, या पढ़ ही लें, नहीं पढ़ा है।